हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको स्वतंत्रता के पश्चात रियासतों का एकीकरण बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा रियासतों को यह विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो सकें। ठीक है, और एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती है। तो इस तरह उन्हें ऑप्शन दिया जाता है, देसी रियासतों को एक विकल्प दिया जाता है कि या तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान अधिराज्य में वो शामिल हो सकते हैं, या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में वे स्वयं को स्थापित भी कर सकते हैं। और तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें जो थी, लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या को कवर करती थी। तो ये जो तत्कालीन समय था, वहाँ पर लगभग जितने 500 से ज़्यादा जितने रियासतें थी, उसमें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र और 28% जनसंख्या को वो कवर करती थी, जो जितने भी भारतीय रियासतें थी। ठीक है, और ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थी। तो ये जो रियासतें थीं वो वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग में नहीं थी, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थी। तो ये ब्रिटिश भारत के भाग में तो नहीं थी ये देसी रियासतें, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ ही थी। ये रियासतें राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार के लिए एक सहायक के रूप में थी। तो ये जो रियासतें थीं वो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करती थी और ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक सहायक के तौर पे काम करती थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे, वो पटेल को वीपी मेनन जो थे कि इनकी सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वीपी मेनन की सहायता से क्या किया गया कि ये जो देसी रियासतें थीं उसके एकीकरण का कार्य उन्हें सौंप दिया जाता है। और राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। तो राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर क्या होता है कि अराजकता की आशंका जताते हुए पटेल जो होते हैं वो राजाओं को भारत में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि उनमें अराजकता ना फैल जाए और राष्ट्रवाद का आह्वान उसमें बस फैले, ना कि अराजकता का आह्वान हो। तो वो हर संभव प्रयास करते हैं। और उन्होंने प्रिवी पर्स मतलब एक भुगतान जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था। तो प्रिवी पर्स उसे कहते हैं, एक तरह का भुगतान जो जितने भी शाही परिवार हैं वो भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर उन्हें दिया जाना था। ठीक है, और उसकी अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया। तो कुछ रियासतें थीं, कुछ देसी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का भी निर्णय लिया, और वहीं कुछ रियासतों ने पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थी। तो इस तरह वो लोग सारी रियासतों के मत जो थे वो अलग अलग थे। कुछ रियासतें भारत में शामिल होना चाहती थी, कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी और कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी। अब हम सबसे पहले देखेंगे हैदराबाद रियासतों का क्या हुआ। ठीक है, तो ये सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी। ठीक है, तो ये जो हैदराबाद की रियासत थी वो सभी रियासतों से सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। तो ये जो रियासत थी वो दक्कन पठार के अधिकांश भागों को कवर करती थी, और इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। तो इस रियासत की जो अधिसंख्या मतलब अधिक से भी ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक, मतलब वहाँ पे संख्या हिंदुओं की ज़्यादा थी लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम शासक था, निज़ाम मीर उस्मान अली, और शासन वहाँ का वो करता था।
इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। तो इस रियासत ने, हैदराबाद की रियासत ने स्वतंत्र होने की मांग की थी और भारत में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया था। हैदराबाद की उलझनें समय के साथ बढ़ती गई। तो इस तरह जितनी हैदराबाद की जो उलझनें होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है और पटेल एवं मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकियों से निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस तरह उलझनें बढ़ती जा रही थी हैदराबाद में, उसके लिए कई निवेदन दिए गए, कई मध्यस्थ करने के लिए कहा गया, धमकियां दी गई, लेकिन जो निज़ाम था वहाँ का, हैदराबाद का, वो किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। और परिस्थितियाँ तब भयावह हो जाती हैं जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दी। तो हैदराबाद के बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदू ही थे और शासक कौन था? मुस्लिम। तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो बहुत ही भयावह होती है और जितने भी कट्टरपंथी थे वो हैदराबाद की जितनी भी हिंदू प्रजा थी उनके खिलाफ हिंसक हो जाते हैं और वारदातें भी शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि 13 सितंबर 1948 के ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा जाता है। तो इतनी बढ़ती भयावह स्थिति को देखते हुए भारत जो होता है 13 सितंबर 1948 के ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजता है और 4 दिन तक चले इस सशस्त्र युद्ध के बाद अंततः हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। तो 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिकों को भेजा जाता है और 4 दिन तक चले इस सशस्त्र मुठभेड़ के बाद क्या होता है कि अंततः अंत में हैदराबाद जो होता है वो भारत का अभिन्न अंग बन जाता है और बाद में निज़ाम को पुरस्कृत भी किया जाता है। वहाँ का जो शासक था निज़ाम, उसे पुरस्कार भी दिया जाता है और हैदराबाद राज्य का गवर्नर भी बनाया जाता है निज़ाम को। ठीक है, अब हम देखेंगे जूनागढ़ रियासत के बारे में। तो गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी, उसकी अधिकांश जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी एवं राजा जो था वो मुस्लिम ही था। ठीक है, तो ये जो जूनागढ़ रहता है वहाँ पर भी ज़्यादा संख्या हिंदुओं की होती है लेकिन वहाँ का शासक मुस्लिम ही होता है। ठीक है, और 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद नहाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। तो 15 सितंबर 1947 को क्या होता है कि जूनागढ़ के जो नवाब होते हैं मोहम्मद नहाबत खान जी, उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की बात रखी। उन्होंने ये फ़ैसला लिया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि जूनागढ़ समुद्र जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पे शामिल होना चाहते हैं। 2 राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियावार जो जूनागढ़ के अधीन में थे, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की। तो 2 राज्यों के जो शासक होते हैं मंगरोल एवं बाबरियावार जो होते हैं, जो जूनागढ़ के अधीन थे। ठीक है, ये जो शासक थे, ये जो 2 राज्य थे और इसके जो शासक थे वो जूनागढ़ के अधीन होते हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कहा कि वो जूनागढ़ से स्वतंत्रता चाहते हैं, ये 2 राज्य, और भारत में शामिल होने की उन्होंने घोषणा कर दी। इसकी अनुक्रिया में जूनागढ़ के जो नवाब होते हैं उन्होंने सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया। तो जब इसका पता चलता है जूनागढ़ के नवाब को, तो वो क्या कहते हैं, वो उन दोनों राज्यों को सैन्य बल का प्रयोग कर उन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। तो जिस तरह उन पे ये किया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है उनके साथ, उसके लिए जो वो 2 राज्य के जो शासक थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो जूनागढ़ के अधीन थे, मंगरोल एवं बाबरीवा, ठीक है, ये 2 राज्य के जो शासक होते हैं वो भारत से सरकार से मदद की अपील करते हैं और इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया एवं भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावार पर कब्जा भी कर लिया। तो इस तरह क्या होता है
कि भारत सरकार जो होती है वो जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयले की जो पूर्ति होती थी भारत के द्वारा जूनागढ़ के लिए, उसे रोक देते हैं और भारतीय सेनाओं को मंगरौल एवं बाबरियावार पर कब्जा करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें बचा लिया जाए उस शासक से। पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी के साथ जनमत संग्रह के लिए सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। तो पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की जो वापसी होती है उसमें जो जनमत संग्रह होता है उसके लिए सहमत हो गया था, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया और 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया। तो इस तरह क्या होता है कि 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की जो अदालत होती है उसने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए भी आमंत्रित करती है और जूनागढ़ के दीवान सर शाहनवाज भुट्टो ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया और फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया। तो इस तरह 1948 में क्या होता है कि जनमत संग्रह के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आखिर वो रियासत कहाँ शामिल होना चाहती है और उसके सारे जितने भी जनमत रहती है वो कहती है कि वो भारत में ही शामिल होना चाहती है और भारत के पक्ष में ही होती है। अब हम देखेंगे कश्मीर की रियासत के साथ क्या होता है। तो एक ऐसी रियासत जहाँ की बहुसंख्यक संख्या जो होती थी, जो संख्या थी वहाँ की वो मुस्लिम थी और जो वहाँ का शासक था, जो वहाँ के राजा थे वो हिंदू थे। राजा हरि सिंह उनका नाम था और उन्होंने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया था। तो अभी तक उन्होंने, जो राजा हरि सिंह थे कश्मीर के जो शासक थे, उन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया था और मौन स्थिति में वो थे, ठीक है। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। तो इसी दौरान क्या होता है कि जितने भी पाकिस्तानी सैनिक होते हैं एवं हथियारों से लैस आदिवासी होते हैं वो लोग कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर देते हैं और महाराजा ने जो होते वहाँ के महाराज होते हैं हरि सिंह, वो क्या करते हैं कि भारत सरकार से मदद मांगते हैं, उसकी अपील करते हैं और राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भी भेजा ताकि उन्हें सहायता मिल सके उन पाकिस्तानी सैनिकों से और आदिवासियों से जिन्होंने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो जो भारत होता है वो उनके सहयोग करता है और उसके बाद क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया और इसके तहत क्या होता है कि संचार, रक्षा, विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है। तो कश्मीर का जितने भी संचार, रक्षा, विदेशी मामले होते हैं वो भारत सरकार के अधीन हो जाते हैं। और 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार घोषणा की। तो 5 मार्च 1948 को क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह जो थे वहाँ के शासक थे, उन्होंने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बनाए जाते हैं, जिसको उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली भेजा था ताकि वो भारत से मदद ले सके पाकिस्तानियों और आदिवासियों के खिलाफ। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई एवं 31 अक्टूबर 1951 में इसकी पहली बार बैठक भी हुई। तो 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित होती है और 31 अक्टूबर 1951 में इसकी पहली बार बैठक भी होती है और 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। तो 1952 में जो दिल्ली समझौता किया जाता है उस पर हस्ताक्षर करने के तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भी प्रदान किया जाता है और 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की जो संविधान होती है उसने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन भी कर दिया। जम्मू कश्मीर के संविधान की जो धारा थी उसके अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा।
तो जम्मू कश्मीर के संविधान अलग थे और उस संविधान की धारा 3 के अनुसार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत क्या होता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश दिया। तो अनुच्छेद ये जो वर्तमान काल की स्थिति के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बाकी देख लिया कि 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर को संविधान भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन हो जाता है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने का प्रावधान था और उनकी धारा 3 के अनुसार ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था। तो ये अनुच्छेद 370 के तहत कहा गया था, ठीक है। और इस अनुच्छेद 370 मतलब आर्टिकल 370 के तहत 5 अगस्त 2019 में, तो ये वर्तमान स्थिति है, 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश दिया जिसमें जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया। तो इस अनुच्छेद 370 को जो लागू किया गया था उसे हाल ही में 5 अगस्त 2019 में इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आदेश दिया जिसमें इस प्रावधान को, इस जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह ये जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं वो भारत में शामिल हुई थी। तो आई होप आप लोग समझ गए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।